आफ्टरनून बच्चों। आज हम हमारे नागरिक शास्त्र में नागरिक शास्त्र की बुक में पेज नंबर 72 पेज नंबर पर लेसन नंबर 3 संविधान की विशेषताएं, यह लेसन आज हम रीड करने वाले हैं। इसके पहले दो पाठों में हमने भारतीय संविधान का निर्माण पहले पाठ में और दूसरे पाठ में संविधान की उद्देशिका इसको पढ़ा था। इसमें हमने प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य जैसी अवधारणाओं को समझा और पढ़ा। ठीक है। उद्देशिका में हमने जो उल्लिखित उद्देश्य है वो हमारे संविधान की क्या है, विशेषताएं भी है। इसके अलावा संविधान की अन्य दूसरी कौन सी विशेषता है, इसे भी हम लोग अब इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे संघ राज्य। संघ राज्य के बारे में हमें क्या बोला गया है कि संघीय राज्य व्यवस्था हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। संघीय राज्य व्यवस्था, इसको अंडरलाइन करेंगे कि संघ राज्य व्यवस्था, संघीय राज्य व्यवस्था जो है वो हमारे संविधान की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। भूप्रदेश विशाल हो, जो हमारी जमीन होती है भूप्रदेश वो कैसा हो, विशाल हो और जनसंख्या अधिक हो, तो ऐसे देशों में शासन चलाने की एक प्रचलित प्रणाली होती है। जिस जो देश का जो जिसको हम भूप्रदेश बोलते हैं जगह, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ी हो और जनसंख्या भी ज़्यादा हो, तो वैसे देशों में सरकार को शासन चलाने के लिए एक प्रणाली, एक प्रचलित प्रणाली है वो उपयोग में लानी पड़ती है। उसी प्रणाली को क्या कहते हैं, संघ राज्य प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, संघ राज्य प्रणाली कहते हैं। विशाल और व्यापक भूप्रदेश होने पर एक ही स्थान से प्रशासन चलाना कठिन होता है। अगर ज़्यादा बड़ा देश हो और उसका भूप्रदेश ज़्यादा हो, बड़ा और व्यापक भूप्रदेश हो, तो क्या होता है, एक ही स्थान पर बैठकर प्रशासन नहीं चलाया जा सकता, कठिन हो जाता है। तो सुदूर प्रदेश दुर्लक्षित हो जाते हैं और जो सुदूर प्रदेश है वो आंखों से दुर्लक्षित भी हो जाते हैं। वहाँ के लोगों को प्रशासन में प्रतिभागी बनने का अवसर भी नहीं मिलता। अतः संघ राज्य में 2 स्तरों पर शासन संस्थाएं होती है। संघ राज्य में कितने स्थानों पर शासन संस्थाएं होती है, 2 स्तरों पर शासन संस्थाएं होती है, जो संपूर्ण देश की सुरक्षा, विदेश नीति, शांति आदि कार्य केंद्र सरकार के दायित्व होते हैं। अब जो केंद्र सरकार के दायित्व कितने प्रकार के होते हैं, तो संपूर्ण देश की सुरक्षा, जितना भी देश है पूरे देश की क्या करना, सुरक्षा करना। विदेश नीति, शांति और कार्य, यह क्या होते हैं, केंद्र सरकार के दायित्व होते हैं। इसे केंद्र सरकार और संघ शासन भी कहते हैं। केंद्र सरकार को संघ शासन भी कहा जाता है। केंद्र सरकार संपूर्ण देश का प्रशासन चलाती है। जो केंद्र होता है, प्रमुख होता है ना केंद्र सरकार, तो वो क्या करती है, पूरे देश का प्रशासन चलाने का काम करती है। जिस प्रदेश में हम रहते हैं उस प्रदेश का प्रशासन चलाने वाले शासन को क्या कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं। हम कौन से प्रदेश में रहते हैं, तो उस प्रदेश का जो प्रशासन होता है उसको चलाने के लिए जो सरकार होती है, शासन होती है, उसे क्या कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं या राज्य शासन भी कहते हैं। ठीक है। राज्य सरकार किसी सीमित प्रदेश का प्रशासन चलाती, जो राज्य सरकार होती है वो पूरा नहीं बल्कि कोई सीमित थोड़ा उसका भाग होता है, उसका प्रशासन चलने का, जैसे महाराष्ट्र राज्य, उसका महाराष्ट्र का जो प्रशासन है वो चलने का काम करती है। ठीक है, जैसे राज्य हमने बोला एक है। ठीक है, आप हमको एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे महाराष्ट्र राज्य सरकार, तो आप सबको पता है महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र में रहते हैं ना, तो महाराष्ट्र राज्य की जो सरकार है वो महाराष्ट्र का शासन चलाने का काम करती है। 2 स्तरों पर विभिन्न विषयों पर कानून बनाकर पारस्परिक सहयोग द्वारा शासन चलाने की इस प्रणाली को क्या कहते हैं, संघ राज्य कहते हैं। 2 स्तर होते हैं, उस पर विभिन्न विषयों पर अलग अलग विषय होते हैं, उन विषयों पर कानून बनाकर पारस्परिक सहयोग से, दूसरे के सहयोग से जो शासन चलाती है उस चलाने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं, संघ राज्य कहते हैं। हमने इसमें क्या देखा अभी, संघ राज्य के बारे में। अब देखेंगे हम लोग अधिकारों का विभाजन। अब अधिकारों का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, तो संविधान ने संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिकारों का विभाजन किया है। संविधान ने संघ सरकार और राज्य सरकार, जो हमें देखिए 2 प्रकार की सरकार होती है, तो हर एक राज्य के अलग अलग सरकार और एक संघ सरकार है ना, इन दोनों के बीच अधिकारों का विभाजन किया है।
उसके अनुसार किस विषय के अधिकार किसके पास है, अब हम यह देखेंगे। तो हमारे संविधान में 3 सूचियाँ बनाई है और उनमें विभिन्न विषयों का उल्लेख भी किया गया है। जैसे पहली सूची है, प्रथम सूची को क्या कहते हैं, संघ सूची कहते हैं। तो प्रथम पहली सूची उसको क्या कहते हैं, संघ सूची कहते हैं। इस सूची में कितने विषय है, 97 विषय है तथा इन विषयों पर संघ सरकार कानून बनाती है। राज्य सरकार की राज्य सूची है और राज्य सूची में कितने विषय है, 66। संघ सूची में 97 और राज्य सूची में 66 विषय है। इन विषयों पर राज्य सरकार क्या बनाती है, कानून बनाती है। और इन दोनों सूचियों के अलावा एक और सूची है, इस सूची को क्या कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। इसमें कितने विषय है, 47 विषय है। इन विषयों पर संघ और राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के जो विषय उस पर संघ सरकार और राज्य सरकार कानून बना सकती है। इन सूचियों में समाविष्ट विषयों को छोड़कर कोई विषय नए से निर्माण होता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, संघ सरकार को होता है। अगर कोई नया कानून बनाना है नए विषय पर तो उसका अधिकार किसको होता है, संघ सरकार को होता है। इस अधिकार को ही क्या कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं, है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पर कौन से विषय किसके पास में है। तो संघ सरकार के अधीन विषय, संघ सरकार के पास में कितने विषय है, रक्षा, दूसरा विदेश नीति, तीसरा युद्ध एवं शांति, मुद्रा व्यवस्था चौथा और 5वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। ये किसके पास में है, कौन से सरकार के पास में, संघ सरकार के पास में ये विषय है। रक्षा करने का, विदेश नीति का, युद्ध और शांति का, मुद्रा व्यवस्था का और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि ये विषय संघ सरकार के पास में है। दूसरा राज्य सरकार के अधीन कौन से विषय है, तो कृषि, कानून एवं व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य, कारागार प्रशासन आदि ये किसके पास में, राज्य सरकार के पास में है। और दोनों सरकारों में संयुक्त अधीन में विषय कौन से होते, दोनों सरकार को मिलाकर तो संयुक्त रूप से विषय होते हैं वो कौन से होते हैं, तो रोजगार, पर्यावरण, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, व्यक्तिगत कानून, शिक्षा आदि। दोनों सरकारों को मिलाकर जो अधीन विषय होते हैं वो कौन से, रोजगार है ना, काम का। दूसरा पर्यावरण, हमारा आजू बाजू का पर्यावरण कैसा है उसका, आर्थिक और सामाजिक नियोजन का, व्यक्तिगत कानून का, शिक्षा का आदि ये विषय दोनों सरकारों के संयुक्त अधीन में विषय है। अब हम देखेंगे संघ शासित प्रदेश। भारत में एक संघ सरकार कितनी, एक है ना, एक संघ सरकार, 28 राज्य सरकार और 9 संघ शासित प्रदेश है। संघ शासित प्रदेशों पर संघ सरकार का नियंत्रण रहता है। अब कौन से, नई दिल्ली, दमन दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख ये क्या है, संघ शासित प्रदेश। आपको यह नाम ध्यान में रखना है कि संघ शासित प्रदेश जो हमने बोले अभी 9 वो कौन कौन से है, तो नई दिल्ली, दमन दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख यह क्या है, संघ शासित प्रदेश। ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं तो सभी बच्चों ने इसको लर्न करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को लेकर प्रावधान निश्चित किए गए हैं, है ना। भारत का जो संविधान है उसमें संसदीय शासन प्रणाली को क्या किया गया है, उसके प्रावधान को निश्चित किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में संसद अर्थात विधायिका को निर्णय लेने के सर्वोच्च अधिकार होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली है उसमें यानी क्या है, संसद यानी क्या, विधायिका, इसको निर्णय लेने के सर्वोच्च अधिकार को, इसको अधिकार होते हैं, सर्वोच्च अधिकार होते हैं संसदीय शासन प्रणाली में। भारत की संसद में कौन होते हैं, भारत के संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश रहता है। भारत के संसद में किनका समावेश होता है, तो राष्ट्रपति का, लोकसभा का और राज्यसभा का समावेश होता है। प्रत्यक्ष शासन चलाने वाले मंत्रिमंडल का निर्माण लोकसभा द्वारा किया जाता है। लोकसभा द्वारा किनका निर्माण किया जाता है, तो जो प्रत्यक्ष रूप से शासन चलाते हैं जो मंत्रिमंडल होते हैं उनका निर्माण किनके द्वारा किया जाता है, लोकसभा द्वारा किया जाता है। और वह अपने प्रशासनीय कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति भी उत्तरदायी होता है। संसदीय शासन प्रणाली में संसद में होने वाली जो चर्चाएं होती है, विचार
विमर्श होते हैं इनको भी महत्व प्राप्त रहता है। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका निर्माण किया गया है। भारतीय संविधान में किसका निर्माण किया गया है? स्वतंत्र न्यायपालिका का। जब विवादित मुद्दों का एक दूसरे के बीच में हल निकाला नहीं जा सकता तो ऐसी स्थिति में वे न्यायालय में जाते हैं। जो भी विवादित मुद्दे होते हैं उसमें एक दूसरे के बीच में बैठकर अगर उस पर कोई सॉल्यूशन, कोई हल नहीं निकाला जा सकता तो वह कहाँ जाते हैं? न्यायालय में जाते हैं। न्यायालय दोनों पक्षों की जिरह सुनकर जिसके साथ अन्याय हुआ है, न्यायालय क्या करता है? पहले दोनों पक्षों के जो वाद विवाद हुआ है उनको पहले अच्छे से सुन लेता है। उसके बाद में दोनों को सुनकर उनके साथ में अन्याय हुआ है, किसके साथ में अन्याय हुआ? जिसके साथ में अन्याय हुआ है उसे दूर कर न्याय करता है। यह कार्य निष्पक्षता के साथ होना आवश्यक हो जाता है। अब देखो इसमें हम लोग क्या तुम जानते होंगे, हमको यहाँ पर 50 रुपये की नोट दिख रही है आपको 50 रुपये की जो प्रचलित नोट है अभी चल रही है। हाँ, तो क्या बोला है हमको यहाँ पर कि तुमने प्रचलित नोट देखे हैं, उन पर केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत अंकित होता है। केंद्रीय सरकार के द्वारा ये है ना, भारतीय रिजर्व बैंक हमको दिख रहा है, ये पूरा ये सब कुछ दिख रहा है। ये नोट पर आप देखोगे आपके पास में होंगी भी तो आपको नजर आएगा कि उन पर केंद्रीय सरकार के द्वारा वो नोट क्या होती है? प्रत्याभूत वहाँ पर अंकित रहता है। पुलिसकर्मी के कंधे पर लगे बिल्ले को तुमने देखा होगा। पुलिसकर्मी के जो कंधे होते हैं ना उस पर जो बिल्ले होते हैं, जैसे महाराष्ट्र पुलिस का ये दिख रहा है ना, महाराष्ट्र पुलिस का, ठीक है। तो पुलिसकर्मी के कंधे पर बिल्ले को हमने देखा, उस पर महाराष्ट्र पुलिस लिखा होता है। महाराष्ट्र पुलिस बोध चिन्ह दिख रहा है। तुमने भारतीय रेल और महाराष्ट्र परिवहन महामंडल है ना, भारतीय रेल में बोध चिन्ह ऐसा होता है और एसटी महामंडल जो बोलते हैं उसमें भी ऐसा चिन्ह होते हैं। ये आपने देखा हुआ है, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल बोध चिन्ह। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से चिन्ह है, कहाँ कहाँ पर होते हैं। और इसका अर्थ यह होता है कि हमारे देश में 2 स्तरों पर सरकारें हैं, महाराष्ट्र और भारतीय, है ना, दिख रहा है या समझ में आ रहा है? ये महाराष्ट्र पुलिस बोर्ड और महाराष्ट्र राज्य परिवहन और भारतीय रेल, है ना, भारत और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है? राज्य है और ये पूरा क्या हो गया? हमारा केंद्र है। तो केंद्रीय सरकार द्वारा क्या होता है? केंद्र यानी पूरे भारत देश में ये नोट प्रचलित है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं है बल्कि पूरे भारत देश में प्रचलित नोट है, इसलिए वहाँ पर हमको हमको एग्जाम्पल देकर बताया गया है। इसका अर्थ क्या होता है कि हमारे देश में 2 स्तरों पर सरकारें हैं, एक भारत सरकार और दूसरी राज्य सरकार। राज्य सरकार में महाराष्ट्र, कर्नाटक सरकार, अलग अलग जितने भी राज्य हैं उनमें से कोई भी राज्य हो उसमें इस तरह के चिन्ह उस राज्य के हमको दिखाई देते हैं। इसके बाद हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे कि क्या बोला है हमको कि यह कार्य निष्पक्षता के साथ होना आवश्यक होता है। यानी यहाँ पे हमने देखा इसमें कि स्वतंत्र न्यायपालिका में कि भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण किया गया है और जब जो विवादित मुद्दे होते हैं उसको एक दूसरे के बीच में अगर जो सुलझ नहीं सकते तो ऐसी स्थिति में न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय क्या करता है? दोनों पक्षों के बीच में जो भी वाद विवाद हुआ है उनको सुन लेता है। सुनने के बाद में उनमें अन्याय नहीं, उनको जिसके साथ में भी अन्याय हुआ है उसे दूर करने का क्या करता है? प्रयत्न करता है, उस पर उसको सही न्याय देता है। यह कार्य निष्पक्षता के साथ में होना आवश्यक होता है। न्यायालय को किसी भी प्रकार के दबाव में आकर अपना कार्य न करना पड़े, इसलिए न्यायपालिका को अधिकाधिक स्वतंत्र रखने की भी दृष्टि से संविधान द्वारा अनेक प्रावधान किए गए हैं। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ सरकार द्वारा न होकर इसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों को सरलता से उनके पदों से भी हटाया नहीं जा सकता है। अब हमें बोला इकहरा नागरिकत्व, यानी भारतीय संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को एक ही नागरिकत्व प्रदान किया गया है, वह है भारतीय नागरिकत्व। भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? भारतीय कहा जाता है। तो सभी को एक ही नागरिकत्व प्राप्त होता है, भारतीय नागरिकत्व। अब हम पढ़ेंगे संविधान में संशोधन करने की पद्धति। तो संविधान में उल्लिखित प्रावधानों में परिस्थितियों के अनुसार संशोधन या परिवर्तन करना पड़ता है, परंतु संविधान में बार बार संशोधन या परिवर्तन करने से अस्थिरता अथवा अराजकता निर्माण हो सकती है। इसीलिए किसी भी प्रकार का संशोधन करते समय उस पर पूरी तरह से समग्र विचार किया जाना चाहिए। इसके लिए भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की पूरी संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट की गई है हमारे भारतीय संविधान में। और संविधान में किसी भी प्रकार का
किया जाने वाला संशोधन इसी प्रक्रिया द्वारा करना आवश्यक होता है। संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही विशेषतापूर्ण है और यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल यानी बहुत ही कठिन भी नहीं है, बल्कि बहुत ही सरल है। यानी बहुत ही कठिन भी नहीं बोलेंगे और ना ही बहुत सरल बोलेंगे। यानी क्या बोला इसमें कि यह प्रक्रिया बहुत जटिल भी नहीं है और बहुत सरल भी नहीं है। किए जाने वाले महत्वपूर्ण संशोधन पर जो संशोधन किए गए उस पर बहुत ही अच्छी तरह से विचार विनिमय करने हेतु पर्याप्त उनको अवसर दिया गया है। तो सामान्य संशोधन बड़ी सहजता और सरलता से किया जाएगा। इतना लचीलापन भी उस प्रक्रिया में है कि वो बड़े आराम से जो संशोधन किया जा रहा है वो सहजता से किया जा सके और सरलता से किया जा सके। इतना लचीलापन भी इस हमारी जो प्रक्रिया उसमें है। अब निर्वाचन आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे कि निर्वाचन आयोग के बारे में तुम समाचार पत्र में हमेशा पढ़ते होंगे। हमारे देश ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है ना। हमारा देश कैसा लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाला है। फलस्वरूप निश्चित अवधि के बाद में जनता को अपने प्रतिनिधि पुनः फिर से नए से चुनकर देने होते हैं। हमारे देश में क्या होता है, मतदान होता है ना। इसके लिए चुनाव करवाने पड़ते हैं और ये चुनाव खुले और निष्पक्ष वातावरण में होना बहुत ही आवश्यक होता है। तभी नागरिक बिना किसी भी दबाव के योग्य और सही जो प्रत्यक्ष है उसको चुनकर भेज सकते हैं। यदि सरकार चुनाव का आयोजन करती है तो खुले और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव होंगे ही, ऐसा विश्वास के साथ नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे संविधान ने चुनाव संपन्न कराने का दायित्व एक स्वतंत्र संस्थान को सौंपा है और वह संस्थान अर्थात निर्वाचन आयोग है। का नाम क्या है? संस्थान का नाम क्या है? निर्वाचन आयोग। इसको यह मतदान का अधिकार सौंपा गया है। भारत में सभी महत्वपूर्ण चुनाव जो है वह संपन्न कराने का दायित्व इस निर्वाचन आयोग को ही है। भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं। इस पाठ में हमने उनमें से कतिपय महत्वपूर्ण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन विशेषताओं के बारे में ही पढ़ा है। मौलिक अधिकारों के विषय में जो विस्तृत प्रावधान है उनका होना हमारे संविधान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। उसका अध्ययन हम अगले पाठ में पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर हमारा भारत देश का चित्र भी दिया है, दिख रहा है पिक्चर यहाँ पे पेज नंबर 74 पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको इस बॉक्स में जो सूची दी हुई है, इस सूची में आपको यहाँ पर ऐसे दिख रही है ब्लैक और डॉट लाइन दिख रही है वाले। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यहाँ पर जहाँ पे भी हमको ये लाइन दिख रही है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये दिख रही है ऐसी लाइन, यहाँ पे ब्लैक वाली, ये जो दिख रही है ऊपर में ये ब्लैक लाइन, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और जो ये दिख रही है पिंक वाली, ये क्या है? राज्य की सीमा है। ये जो दिख रही है अंदर में ये पिंक वाली, ये क्या है? राज्य। उतने राज्य, उत्तराखंड यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। फिर ये राजस्थान यहाँ से यहाँ तक है, गांधीनगर गुजरात, ठीक है। ये मध्य प्रदेश, ये हमारा महाराष्ट्र, ठीक है, ये यहाँ पे। तो ये क्या है? राज्य की सीमा है। संघ शासित प्रदेशों की सीमा, इसके लिए हमको यहाँ पर ऐसे लाइन दी हुई। यह क्या है? संघ शासित प्रदेशों की सीमा। ये यहाँ पे दिख रही है, संघ शासित दिख रही है ग्रीन वाली लाइन, वो है। और देश की राजधानी, उसको सब देश की राजधानी हमारी क्या है? नई दिल्ली है यहाँ पर, जैसे उसमें ऐसा चिन्ह दिया हुआ है। और राज्यों की राजधानी जो है उसके लिए ऐसा, जैसे गुजरात की गांधीनगर है, राजस्थान की जयपुर है, जम्मू और कश्मीर की लद्दाख श्रीनगर दिख रही है, महाराष्ट्र की मुंबई दिख रहा है हर इसमें ऐसा डॉट। ये क्या है? देश की राजधानियाँ हैं, राज्यों की राजधानियाँ हैं, ठीक है हमारी। और ये जो गोल दिख रहा है छोटा सा, वो क्या है? संघ शासित प्रदेशों की राजधानी। जिस पर गोल दिख रहा है वो क्या है? संघ शासित जो प्रदेश है उसकी क्या है? राजधानियाँ हैं। जो हमको यहाँ पर आपको हमारे जो यहाँ पर दिख रहा है मैप, ये 74 पेज नंबर पर भारत का, हमारे भारत देश का जो नक्शा दिख रहा है चित्र, इस मैप आपको यह नक्शे में देखकर इस सूची के द्वारा आप लोग उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और समझना भी है। यहाँ पर अंडमान निकोबार वगैरह दिख रहा है आपको, ये अच्छी तरह से श्रीलंका भी दिख रहा है, ये पूरा अच्छे से मैप देखना है और समझना है, ठीक है।